से आज आप लोगों को अलग अलग जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको जो आर्तव में प्रॉब्लम्स रहती है, डे टू डे मेंसेस प्रॉब्लम्स लेके जो पेशेंट आते हैं उनमें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं और हमें उनको कैसे डील करना चाहिए, मतलब उनका हेतु देखना चाहिए। फिर अंशांश कल्पना से हमें यह समझना चाहिए कि आर्तव दृष्टि कैसे हुई है और फिर हमें ट्रीटमेंट क्या देना है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके कुछ आनुभाविक योग बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही यूजफुल रहेगा। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो आर्तव का उनमें उनमें बहुत ज़्यादा ये रहता है, विकृतियाँ रहती हैं। तो उसके लिए अष्टांग संग्रह का मैंने सारा नोट्स बना के रखा है, मतलब मैंने कलेक्शन किया है, वो आप लोगों को बहुत फायदा देगा। ऐसा मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आर्तव दृष्टि जब रहती है या रजो दृष्टि रहती है तो वात से, पित्त से, कफ से या सन्निपातिक तीनों दोषों के वजह से दृष्टि हो जाती है। तो कैसे आर्तव आता है या शांग संग्रहकार क्या बता रहे हैं और चिकित्सा कैसे बता रहे हैं वो हमें बताऊंगा। फिर कुछ अनुभविक योग बताऊंगा। ये सारा नोट्स मैंने अपने मेहनत से बनाया है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, काम काम आएगा आप लोगों को। तो पहले सुनिए। तो अगर वायु के दोष से अगर आर्तव की दृष्टि हो रही है या रजो दृष्टि हो रही है तो उसमें क्या होगा कि कालापन रहेगा। जब मेंसेस आएगा तो कालापन रहेगा, ग्रंथि रहेगा, फिर उसके बाद में बैक पेन रहेगा। इसी को संस्कृत में श्लोक में ऐसे अष्टांग संग्रहकार जो वृद्ध वाग्भट जी हैं वो ऐसा बताते हैं कि तेषु वातादिषु दुष्टेषु मध्ये वातेन यत् शुक्रम दूषितम तदा आर्तव वर्ण वेदनम भवति तत् वात्रवर्णा अरुण कृष्णादयः। इसका मतलब है कि अरुण रंग का और काला रंग का आर्तव निकलता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसमें वायु का प्रकोप होने की वजह से कमर में दर्द होता है। जब भी मेंसेस आता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में। दूसरा है कि पित्त के वजह से अगर दुष्ट हुआ, मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, श्लोक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताबों में भी है, मैं ऐसे प्रैक्टिकल आप लोगों को बताता हूँ। जब पित्त के वजह से दुष्टि हो जाती है तो जो आर्तव आता है वह रेड कलर का बहुत ज्यादा आता है, डार्क स्टेन्ड आता है, कभी कभी पीला आता है, कभी नीला आता है। और उसमें जब वो मेंसेस निकलता है तो उसमें क्या होता है, ओश होता है, चोश होता है। मतलब क्या होता है कि वहाँ जलन होती है और उसके बाद में मतलब पूरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे ना जलन होती है। उसके बाद में एक अलग तरह का विशिष्ट दुर्गंध आता है। तो ऐसा अगर मेंसेस आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि इनको पित्त, ओश, चोश, ऐसा मतलब है कि वहां पे दाह पाक, जैसे मुंह में अल्सरेशन हो जाता है उस तरह का अल्सरेशन योनि प्रदेश में हो जाएगा या सर्विक्स के भाग में हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि इसको। और दूसरा सार्वदेहिक लक्षण में रहते हैं कि अम्ल पित्त रहेगा, खाना पचेगा नहीं, हाइपर एसिडिटी का भी सिम्टम रहेगा और मेंसेस के टाइम पे भी बर्निंग ऐसा होगा, मतलब मेंसेस आ रहे हैं तो जल रहा है। अगर ऐसा सिम्टम है तो पित्त दोष के वजह से ऐसा आर्तव दृष्टि हुई है या रजो दृष्टि हुई है, ऐसा आप लोग समझ लीजिए और डायग्नोस कर लीजिए। उसके बाद में कफ दृष्टि अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि रज का जो रंग होगा वो फीका फीका होगा, थोड़ा सफेद होगा। और जब रज निकलेगा तो वहां पे खुजली आती है और गुरुता होती है, बहुत हैवीनेस रहता है और विस्त्रगंध, मतलब सड़ा हुआ जो डेड बॉडी है उस तरह का स्मेल आता है। तो इससे आप लोग ऐसे डायग्नोस कर लीजिए कि यह, ऐसे तो प्रैक्टिकली इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन थियरी हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो अगर विस्त्रगंध आ रहा है, सफेद निकल रहा है, खुजली आ रही है, गुरुता हो रही है तो, और वाइट डिस्चार्ज टाइप हो रहा है तो, और कफ के सार्वदेहिक लक्षण भी दिख रहे हैं, जैसे प्रसेक हो रहा है, मतलब मुंह से सलाइवा बहुत निकल रहा है, सर्दी खांसी प्रतिशय भी हो रहा है मेंसेस के टाइम पे, तो आप समझ लीजिए कि कफ दोष की वजह से रजो दृष्टि है। उसके बाद में अगर दुष्ट रक्त की वजह से अगर रजो दुष्टि है, मतलब खून खराब हो गया है और वह आर्तव में चला गया है और उसके वजह से जो मेंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें डेड बॉडी की तरह बहुत गंदा स्मेल आता है। और उसके बाद में उसमें ना जो ये है पित्त वाला सिम्टम वो ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है और उसमें क्या होता है कि रक्त धातु की ज्यादा दुष्टि हो रहती है और वही रज के रूप में निकल रहा होता है। तो दाह पाक, ओश चोश, दुर्गंधी यह ज्यादा होता है। उसके बाद में कफ और वायु दोनों का अगर संसर्ग रहेगा तो गांठ गांठ आने लगता है, क्लॉट्स आने लगते हैं, या तो वो थ्रेड के रूप में आएगा या चंक्स आएगा। और उसके बाद में पित्त और कफ अगर ये इसकी वजह से दुष्टि रहेगी तो पूरे रक्त आएगा, मतलब उसमें थोड़ा पस आता है और ऐसा आर्तव निकलने लगता है। तो आप लोग को डायग्नोस करना चाहिए कि पित्त और कफ इसकी वजह से आया है। अगर वात और पित्त के वजह से अगर आ रहा है तो
उसमें ना थोड़ा कम सिम्टम दिखेंगे, और बाकी वायु की वजह से पेन होगा और पित्त की वजह से दाह पाक होगा। इस तरह से आप लोग जान लीजिए। और सान्निपातिक अगर होगा तो सान्निपातिक अवस्था में क्या होगा कि तीनों दोषों की दृष्टि, इसकी वजह से ऐसा आर्तव निकलता है। अब इसमें चिकित्सा कैसे करना है, तो अगर परमानेंट ठीक करना है तो उनको पंचकर्म करना बहुत जरूरी होता है। पंचकर्म के लिए रजो दुष्टि को अगर ठीक करना है, क्योंकि क्या होता है कि रजो दुष्टि रहती है तो इनफर्टिलिटी रहती है, पूरा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है, मूड स्विंग आता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आर्तव जो है, गर्भाशय जो है, आर्तव स्त्रोतस, वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए हम लोग वमन देते हैं, फिर विरेचन देते हैं, फिर बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती देते हैं, निरू बस्ती देते हैं। उसके लिए अब क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, तो वमन के लिए हम लोग मदन मदन फल दे सकते हैं, यष्टि मधु, वचा, ऐसे द्रव्यों से वमन कराना चाहिए। विरेचन कराना है तो निशोत्तर, त्रिफला, स्नोही, इच्छा विधि रस, नाराच रस, अश्वगंचुकी रस, ऐसी दवाइयों से हम लोग, या त्रिवित लेहम, इन सब से हम लोग विरेचन दे सकते हैं। बस्ती के लिए अगर देना है, रजो दुष्टि से रिलेटेड अगर हमें देना है, आर्तव उसमें दुष्ट है तो उसमें हमें, और आर्तव दुष्ट है तो वायु का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि दशमूल काढ़ा का बस्ती देना है। उत्तर बस्ती भी देना है तो त्रिफला का और नीम पत्र का या फिर धमासा, इनका काढ़ा बनाना है। त्रिफला, नीम के पत्ता और धमासा का काढ़ा बनाना है और इसका हमें बस्ती देना है। उससे ना पूरा आर्तव शुद्ध हो जाता है। दूसरा क्या है कि, और यहाँ पे गुद बस्ती देना है, मतलब गुद बस्ती देना है तो दशमूल देना है, और उसके बाद मतलब कभी भी उत्तर बस्ती देना है तो डायरेक्ट उत्तर बस्ती नहीं देना चाहिए, या तो आप ये दे दीजिए, अनुवासन बस्ती दे दीजिए, उसके बाद में ही उत्तर बस्ती देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक बैठने का डर रहता है। एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया तो फिर ना पेशेंट को हार्ट अटैक आके ऑन द टेबल भी कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए अनुवासन बस्ती देने के बाद ही, स्नेहन शोधन करने के बाद ही उत्तर बस्ती देना चाहिए। अगर वाताधिक्य बहुत ज्यादा रहे, वायु का प्रकोप ज्यादा रहे, तो उसमें स्नेहन के लिए एरंड तेल देना चाहिए। तो एरंड तेल का अगर हम लोग पान कराते हैं, मतलब पिलाते हैं रात को 4 चम्मच, उससे ना अच्छे से पेट साफ हो जाता है, वायु भी अनुलोमित हो जाता है। उसके बाद में जब शोधन हो गया तो आर्तव दृष्टि को और ठीक करना है, तो सार्वदैहिक शुद्धि होने के बाद और उत्तर बस्ती वगैरह से देने के बाद उसमें अलग अलग मेडिसिन का कल्क रखने के लिए बोला है, फिर पीचू रखने के लिए बोला है मेडिसिन वाला, और बहुत सारे औषधि द्रव्यों का योनि धावन करने को बोला है। उन द्रव्यों से सिद्ध काढ़े से योनि धावन करने के लिए बोला है। कल्क में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, अगर आर्तव दृष्टि है तो करंज दे सकते हैं, नीम दे सकते हैं, निर्गुंडी दे सकते हैं, अर्क का पत्ते का ऐसा कल्क टाइप बनाना है, चटनी टाइप लेकिन थोड़ा गाढ़ा, उस उधर का कल्क बना के और उधर रखना है, योनि प्रदेश में रखना है। तो इस, और या फिर तिल का कल्क जो रहता है, तिल का कल्क तो सबसे बेस्ट होता है, आर्तव दृष्टि को वो पूरी तरह से अच्छा कर देता है। फिर पिच्चू रखना है तो आप लोगों को पता है कि ग्वाच पीस लेना है, उसमें थोड़ा कॉटन डालना है, फिर गांठ कर देना है, पूरा स्टरलाइज्ड होना चाहिए ग्लव्स पहन के, और फिर मेडिकेटेड घी में या तेल में डिप करके और योनि प्रदेश में अंदर रखना है। तो पिच्चू के लिए क्या क्या करना है, तो मधु का कर सकते हैं, करंज तेल का कर सकते हैं, दशमूल तेल का कर सकते हैं, पारिभद्र तेल का कर सकते हैं, बला तेल का कर सकते हैं, शुद्धोदघृत का कर सकते हैं, काश्मीरी घृत है मार्केट में मिलता है, या फल घृत का कर सकते हैं। फल घृत का तो कॉमन है कि सब लोग पिच्चू रखते हैं, विष्णु तेल का रख सकते हैं। अलग अलग मेडिकेटेड जो जो वहां पे गर्भाशय पे काम करने वाली मेडिसिन है, उनका अगर हमने पिच्चू रखा तो बहुत सारा आर्तव दृष्टि के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद में धावन करना है तो पंचवल्कल क्वाथ का आप धावन कर लीजिए, या नीम के पत्ते का काढ़ा बना के कोष्ण करके उससे धोना है, या फिर लोद्र से, तुरटी से, अशोक से, मोचरस से, या बबूल का जो छिलका होता है, छाल होता है, उसके काढ़ा से, या बकुल का जो छाल होता है उसके छाल का काढ़ा से अगर किया तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। उसके बाद में और हम लोग क्या करते हैं, तो धूपन चिकित्सा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वजाइना के एरिया में कृमि होते हैं और ऐसे जंतु जंतु रहते हैं और वहां से वाइट डिस्चार्ज होता है, खुजली बहुत आता है, तो धूपन करने के लिए बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं, वह अगर देंगे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसके बाद में एक एक ऐसा बताया है अष्टांग संग्रह में कि वातज रजो दुष्टि रहेगी तो भारंगी मूल, जो वात शामक द्रव्य है, भारंगी मूल, फिर यष्टि मधु, देवदार,
फिर ये हो गया कंटकारी, ऐसी दवाइयों से सिद्ध किया हुआ। अगर हमने बस्ती दिया, काढ़े का बस्ती दिया या तेल सिद्ध करके दिया, या फिर हमने पीने के लिए दूध के साथ शीरपाक करके दिया, तो उससे भी वातज जो दृष्टि है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और दूसरा है ना कि उसमें नॉर्मल बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। वातज जो दृष्टि रहती है ना, उसमें वायु का प्रकोप रहता है और इसीलिए ग्रंथि रहता है, डिस्मेनोरिया के ऐसे सिम्टम रहते हैं। पेशेंट को जब भी मेंसेस आते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। उसमें भी डिस्मेनोरिया में भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा गायनेक में कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया कब रहता है, सेकेंडरी कब रहता है। मतलब बिफोर डिलीवरी जो रहता है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया रहता है, और आफ्टर डिलीवरी के बाद, आफ्टर मतलब 30-35 ईयर्स के बाद जो पेनफुल मेंसेस रहते हैं वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रहता है। और उसके जो पेन के पैटर्न्स है सब गायनेक के बुक में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे चिकित्सा जो देना है डिस्मेनोरिया पे, वातज रजो दुष्टि के वजह से जो पेन हो रहा है, वायु को शमन करना है, तो वहां पर हमें घृतपान कराना है, घृतपान कराना है, बस्ती देना है, स्नेहन करना है, अभ्यंग करना है, मर्दन करना है, वात शामक द्रव्य देने हैं, उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। फिर पित्तज रजो दुष्टि है तो काकुल्यादि गण जो बताया सुश्रु संहिता में, या काकुली ले लिया, शीर काकुली ले लिया, विदारी कंद ले लिया, कमल ले लिया, जो शीत वीर्यात्मक दवाइयां हैं, जो पित्त का शमन करने वाली तिक्त मधुर तिक्त कषाय रसात्मक दवाइयां हैं, उसका अगर हमने यूज किया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ में मुझे एक और चीज बताना है कि अगर हमें गर्भाशय की शुद्धि करनी है तो सिंपल सिंपल दवाइयां क्या हैं, तो देवदारवारिष्ट है, कार्पास मुलासव है, दशमूलारिष्ट है। अगर वह हम देते हैं ना तो पूरे अच्छे से मेंसेस क्लियर हो जाते हैं, गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। अब क्या होता है, कभी कभी मेंसेस नहीं आते हैं, रुक जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि रज प्रवर्तनी वटी दे दें, लेकिन वह गलत है। मैं उसके बारे में आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अब कफज रजो दुष्टि है, कफज रजो दुष्टि है तो उसमें क्या करना है, तो कफ शामक द्रव्य, तो कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का काढ़ा देना है, पीने के लिए देना है, और वहां पे बस्ती भी देना है। उसमें कुटज अगर दिया जाए, कुटज वनस्पति का अगर हमने काढ़ा बना के दिया या कुटज का बस्ती दिया तेल सिद्ध करके, तो कफज रजो दुष्टि पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुटज है, कुटकी है, अश्वगंधा है, या श्री वृक्ष है, श्री वृक्ष में बरगद हो गया, फिर गुल्लर उम्बर हो गया, फिर पिंपली हो गया, पारस पिंपली हो गया। इनका अगर हमने घृत सिद्ध करके पीने के लिए दिया या बस्ती के रूप में दिया, तेल सिद्ध करके दिया, तो या मध के साथ चाटन किया हमने, तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत अच्छा फायदा होता है। कफज रजो दुष्टि रहती है तो उसमें वमन कराना बहुत अच्छा रहता है। पित्तज रजो दुष्टि रहती है, इसके पहले जो मैंने बताया, पित्तज रजो दुष्टि में विरेचन कराना बहुत अच्छा रहता है। और कफज में, वातज में तो निरु बस्ती या अनुवासन बस्ती देना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में ऐसा भी बताया है कफज रजो दुष्टि में, आजकल कोई करेगा नहीं लेकिन बताया है ग्रंथों में कि बकरा या जो ये शिप रहता है, इसका जो मूत्र रहता है उसको लेके और योनि का धावन करना है, योनि को धोना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। आजकल वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ग्रंथों में बताया। ग्रंथिल रजो दुष्टि रहती है जब गांठ गांठ पड़ता है, क्लॉट्स आते हैं या थ्रेड की तरह व्हाइट डिस्चार्ज होता है, और उससे जब भी वो क्लॉट्स निकलते हैं तो बहुत पेन हो रहा होता है, जब निकल जाता है तो अच्छा लगता है। तो वो ग्रंथिल रजो दुष्टि है, उसमें क्या करना है कि जो पहाड़ मूल करके वनस्पति आती है, गोक्षुर आता है, कुटा जाती है, इसका काढ़ा पेट में लेना है, और उसके बाद में कल्क लेके वहां पे धारण करना है, या फिर वहां धावन करना है। गोक्षुर हो गया, फिर कुटज हो गया, इन सब से देंगे ना तो ग्रंथिल रजो दुष्टि पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और भी दवाइयां हैं ग्रंथिल रजो दुष्टि के लिए, मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर कुणपुति ग्रंथि, कुणपुति पुए रजो दुष्टि, ऐसा बताए, मतलब वहां पे पस जैसा आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अंदर कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है, तो उसके वजह से ना सड़ा हुआ स्मेल वाला ऐसा पस फॉर्मेशन होके अंदर से कोई घाव हुआ है, और उसके वजह से ऐसा रजो दुष्टि के वजह से रज निकल रहा है। उसमें क्या करना है कि चंदन आदि काढ़ा, चंदन वगैरह का लेना है जो शीत द्रव्य है और जो हीलिंग करते हैं, जैसे चंदन हो गया, पद्मक हो गया, उशीर हो गया, विदारी हो गया, सारिवा हो गया, अनंता, मंजिष्टा हो गया, ऐसे द्रव्य जो हैं इनका काढ़ा लेना है और वो पीना है। हर पेशेंट अलग होता है, ये तो मैं थोड़ा गाइडलाइन दे रहा हूँ, हर पेशेंट अलग होता है तो दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। तो जो पुती पुए रहते हैं ना वह उसमें यह देना है, और एकेटी देना है, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल या पंचतिक्त घृत गुगुल इंटरनली देना है। और पुती पुए है उसमें क्या करना है कि त्रिफला का कल्क योनि भाग में रखना है या त्रिफला के काढ़ा से धोना है।
उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। उसके बाद में अश्रिकधर के भी सिम्टम वाले पेशेंट आते हैं। अश्रिकधर में तो ऐसा है कि वातज पित्तज कफज वाले पेशेंट आते हैं, तो उसमें संप्राप्ति देखते हैं। अश्रिकधर मतलब रक्त प्रदर का निदान ऐसा होता है कि हैवी मेंसेस आ रहे हैं, पेनफुल मेंसेस आते हैं, और उसमें कभी कभी मेट्रोजिया होता है, मेनोरेजिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग मेंसेस का जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन से बढ़ के 15-20 दिन तक आते रहता है। तो उसमें पुष्यानुक चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। फिर लोद्रासव अच्छा करता है, चंद्रप्रभावट्टी अच्छा काम करता है, पतरंगासव, लोद्रासव, शोणी स्थापन गण की दवाइयां बहुत अच्छा काम करती है, या मूत्र विरेचनीय गण का देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो रक्त प्रदर पे मैं कल अच्छे से डिटेल में लूंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम लोग ना प्रदर रोग पे कल बहुत अच्छे से करेंगे। अभी मेरे को ये बताना है कि मेंसेस आता है या नहीं आता है। तो ना पेशेंट हमारे पास ऐसे कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनको योनि भाग में शूल हो रहा है, या फिर कभी कभी होता है कि मेंसेस आने के टाइम पे कमर दर्द हो रहा है, थाइस में पेन हो रहा है, कट्टी प्रदेश में पेन हो रहा है, श्रोणी में पेन हो रहा है। तो योनि शूल ऐसे सिम्टम लेके आते हैं। या कभी कभी उदावरता योनि व्यापत के पेशेंट आते हैं, कभी कभी वातला योनि व्यापत के पेशेंट आते हैं। तो हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए? ग्रंथों में तो बहुत सारा दिया है, ग्रंथों में तो ऐसा चीज है कि वह हमको यूज करना ही है, लेकिन कुछ ऐसे अनुभविक योग हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, नोट्स बनाए और मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी फायदा होगा। तो अगर रजस वाला पीरियड में जब मेंसेस आ रहा है और तब पेन हो रहा है, योनि शूल हो रहा है, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं आप लोगों के पास कॉमनली, तो उसमें हमें गर्भाशय शोधन करने वाली दवाइयां देनी है। तो रजस वाला पीरियड में आने वाले में देवदारवा रिष्ट, कार्पास मुलासव, जिरकाद्य रिष्ट, दशमूला रिष्ट, ऐसी दवाइयां देनी है। दशमूल का क्वाथ बना के देना है, या दशमूला रिष्ट देना है। इससे गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है। और मेंसेस आ रहा है और उसमें पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे रज प्रवर्तनी वट्टी अगर दे दिया तो पूरे अच्छे से वो क्लीन कर देता है, और योनि शूल जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरा, अगर ऋतुकाल में आ रहा है, मतलब जो ये ओवल्यूशन का टाइम है और उस टाइम पे ऋतुकाल में अगर आ रहा है, तो शतावरी घृत देना बहुत अच्छा रहता है, या फिर फल घृत देना बहुत अच्छा रहता है, या शतावरी कल्प देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये गर्भाशय को बल देता है, गर्भाशय को बृहण करता है, और गर्भाशय को रसायन है, इसलिए शतावरी घृत देना है, फल घृत देना है, शतावरी कल्प देना है। फिर नस्य देना है। नस्य क्यों देना है? क्योंकि जो नाक रहता है, नासिका, वह पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है अवयव, और जो गर्भाशय रहता है वो भी कैसे है कि वो पार्थिव अवयव है। जिस तरह से पृथ्वी पे मतलब भूमि में पेड़ पौधे आते हैं, उसी तरह से गर्भाशय जो है वह रहता है। इसलिए तो स्त्री को हम जननी बोलते हैं, माता बोलते हैं, कि वह कुछ नया बना रही है। मतलब गर्भाशय जो रहता है गर्भ का आशय रहता है, तो वो पार्थिव महाभूत से बना है। तो जब हम यहाँ पे नस्य देते हैं, उसका इफेक्ट डायरेक्ट गर्भाशय पे होता है। कोई भी दवाई नाक में डालेंगे तुरंत वो गर्भाशय पे काम करता है। इसीलिए ऋतुकाल में अगर पेन हो रहा है, तो हम लोग अगर नस्य दे रहे हैं, जैसे शीरबला तिल का बृहण नस्य दे रहे हैं, उसका इफेक्ट तुरंत होता है कि ऋतुकाल में जो पेन हो रहा है वह एकदम ठीक हो जाता है। या बृहण जो द्रव्य हैं, जैसे अश्वगंधा घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, कप्पी कच्चू का हो गया, या बला वनस्पति से जो भी आजकल तेल मिल रहा है, जैसे शीरबला तेल, शुद्ध बला तेल, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, बला अश्वगंधादि तेल, जो भी मतलब वात का शमन करने वाली दवाइयां हैं, उसका अगर हमने नस्य दिया, उसका इफेक्ट तुरंत गर्भाशय पे पड़ता है। गर्भाशय, सर्विक्स, फिर वजाइना, उस पे पड़ता है, तो शूल एकदम ठीक हो जाता है। यह बेसिक चीज आप लोगों को कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए आप लोग करिए और आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आपके पेशेंट लोगों को बहुत फायदा होगा। बेसिक चीज जाने तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें क्या करना है? शिरोधारा करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेंसेस आने वाला होता है, तो कुछ लोगों को ना एंग्जाइटी होने लगता है, काम शोक भयाद वायु, शोक करने से, भय करने से, या काम की इच्छा बहुत ज्यादा होने से ये होता है, वायु का प्रकोप हो जाता है। तो हमें उसको ठीक करना है। तो जो शिरोधारा रहता है, तेल का आप शिरोधारा करिए। और वो भी जब कर रहे हैं ना, तो क्या करना है कि इरिटेट नहीं होना चाहिए, आराम से उसका मतलब शिरोधारा हो दोनों भावों के बीच में। तो शिरोधारा करने से ना जो योनि शूल है, गर्भाशय का शूल है, मेंसेस आने के टाइम मतलब जो ऋतु काल में जो हो रहा है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
उसके बाद में ऋतु व्यतीत काल, मतलब एक्सपेक्टेड 7 डेज बिफोर एक्सपेक्टेड डेट, मतलब मेंसेस आने के 7 दिन पहले जो ये होता है पेन शुरू होने लगता है। मतलब मेंसेस जैसे मेरा आ रहा है 10 तारीख को, मेरा नहीं सॉरी, मतलब जिस जो भी लेडी का मेंसेस आने वाला है उसको 10 तारीख का है और 3 तारीख से पेन शुरू हो गया। आज पेन शुरू हो गया और आज से पेन बढ़ते बढ़ते 10 तारीख तक उसको पेन नहीं रहे। ऐसा जो ऋतु व्यतीत काल रहता है, मतलब ओवोल्यूशन के बाद का जो पीरियड रहता है, उसमें अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या क्या दवाइयां देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप लोग ना आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप लोग कोशिश करिए कि हमको पंचकर्म करके पेशेंट को ठीक करना है। तो इसमें प्रजास्थापन गण जो बताया है सुश्रुत संहिता, सॉरी चरक संहिता में, चरक सूत्र स्थान में, तो प्रजास्थापन गण का बस्ती दीजिए, सहचरादि यापना बस्ती दीजिए, उससे ना ये पेन ठीक हो जाता है। मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए, फिर गोक्षुरादि यापन बस्ती दीजिए और अनंतादि यापन बस्ती दीजिए। इतना अच्छा फायदा होता है ना। आप 3 साइकिल में करके देखिए, 7 दिन ही बस्ती देना है। मेंसेस आने के 7 दिन पहले जो पेन हो रहा है उसमें आप लोग 7 7 दिन का ही बस्ती दीजिए। 3 साइकिल करेंगे उसके बाद में उसका पेन ही निकल जाएगा, कभी भी पेन नहीं होगा। इतना अच्छा दवाई है। उसके बाद में क्या करना है कि हमें मानस फैक्टर को भी देखना है कि अगर भय है, एंजाइटी है, घबराहट हो रही है कि मेंसेस आने वाला है, उसके वजह से पेन शुरू होने लगता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ब्राह्मी वटी दे सकते हैं, उन्माद गज केसरी रस दे सकते हैं, मानस मित्र गुटिका दे सकते हैं, महाकल्याण घृत, महापंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, स्वर्ण सारस्वत, जो माइंड पे काम करने वाली दवाइयां हैं। या फिर यष्टि मधु का हम लोग चूर्ण को मधु के साथ दे सकते हैं, या ब्राह्मी का चूर्ण दे सकते हैं, या शंख पुष्पी का दे सकते हैं, जो माइंड को रिलैक्स करे। शिरोधारा दे सकते हैं, आश्वासन चिकित्सा दे सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करना है, ऐसी चिकित्सा देनी है जो माइंड को अच्छा करे। तो या फिर हमारे गुरुजी बताते हैं कि ओमकार का जप करना है। ओमकार का जप करने से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं तो माइंड और बॉडी ये पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, तो इससे पेन ठीक हो जाता है। और जो रिदम रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कंटिन्यू अच्छा आने लगता है। उसके बाद में नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि यूट्रस का साइज कैसा बताया है कि मॉडर्न साइंस ने बताया है एंटी फ्लैश एंटी वर्टेड। जब रेट्रोवर्टेड रहता है मतलब वो टेढ़ा हो जाता है, मतलब वायु की वजह से टेढ़ा हो जाता है, या अति मैथुन की वजह से, या वेगों को धारण करने से, या उदावर्त से, किसी ना किसी वजह से रेट्रोवर्टेड यूट्रस रहता है और उसमें पेन रहता है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या देखना है कि पहले रजो विकृति कौन सी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वो देखना है। और उसके वजह से हमें ये पता चलेगा कि कौन से दोषों की दुष्टि है। उसके बाद में अनुवासन बस्ती देना है, तो अनुवासन बस्ती कंटिन्यू देते रहना है मात्रा बस्ती के रूप में, 100 ml तक आप कंटिन्यू देते रहिए। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे पेशेंट, रेट्रोवर्टेड यूट्रस के पेशेंट मेरे पास है, एलोपैथी साइंस ने बोल दिया था कि इसका इलाज नहीं है, रेट्रोवर्जन बहुत ज्यादा हो गया है तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा, और वो ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने उनको बस्ती दिया, बस्ती देने से, और मैंने किसी किसी को 90 डेज का सिटिंग में बस्ती दिया, मात्रा बस्ती दिया। 90 डेज मतलब 3 महीने का, किसी किसी को 9 महीने तक दिया। उनका रेट्रोवर्जन जो था ना वो एकदम नॉर्मल हो गया, पेशेंट को एकदम ठीक हो गया। कुछ कुछ पेशेंट हमारे पास नहीं आ पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह रहता है, उनको एक बार सिखा दिया तो वो घर में खुद मात्रा बस्ती ले सकते हैं। मात्रा बस्ती के लिए स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं रहती है। तो शीर बला तेल हो गया, शुद्ध बला तेल हो गया, फिर धानवंतर तेल हो गया, दशमूलादि तेल हो गया, बला सुगंधादि तेल हो गया, लाक्षादि तेल हो गया, ऐसी कोई भी तेल, या मुरीवेणा तेल हो गया, कुट्टम चुक्की आदि तेल हो गया, ऐसे तेल का अगर बस्ती दे दिया तो रेट्रोवर्टेड यूट्रस है वो एकदम नॉर्मल साइज में आ जाता है, और इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है कि क्या बताएं। उसके बाद में पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको अनार्तव रहता है, अमेनोरिया के पेशेंट आते हैं हमारे पास, और ऑलिगोमेनोरिया रहता है। फिर उसके बाद में इरेगुलर मेंसेस वाले पेशेंट आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आपने देखे भी होंगे कि इरेगुलर मेंसेस, उनका साइकिल का रिदम नहीं होता है। तो पहले क्या करना है कि अनार्तव के पेशेंट है, मतलब उनको मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहा है, अनार्तव होता है, तो उसमें क्या करना है कि पहले पांडु रोग देखना है उनका, कि उनका खून की कमी है कि नहीं है। अगर खून की कमी है तो इसका मतलब यह है कि उसका रज धातु है वो अच्छे से नहीं बन रहा है, रज अल्प बन रहा है, बहुत कम बन रहा है। तो हमें क्या दवाई देनी है कि रस धातु और रक्त धातु अच्छा बने, अच्छा क्वालिटी का बने। तो उसके लिए पांडु की चिकित्सा करनी है। पांडु की चिकित्सा में सबसे पहले विरेचन बताया,
विरेचन करा के फिर स्नेहन बताया, तो कटुकादिगृत, दाढ़िमादिगृत, किरातिक्तादिगृत वह देके फिर लौह कल्प बोला है। तो उसमें ताप्यादि लौह, नवायस लौह, ऐसी दवाएं, दाढ़िमादिगृत, दाड़िम का स्वरस, दाढ़िमा वले, फिर ड्राई फ्रूट्स, ऐसे दवाइयों दे के हमें ना उनका रक्त धातु अच्छा करना है और रस रक्त का प्रसादन करना है। जब वह करेंगे तो अनार्थव का जो प्रॉब्लम है, एमेनोरिया, वह ठीक हो जाता है। ये एक हो गया। दूसरा और क्या दे सकते हैं, सबसे सिंपल सिंपल आप लोगों को आनुभाविक योग बता रहा हूँ। ताप्यादि लौह को घृत के साथ लेके और फिर द्राक्षारिष्ट के साथ पिला दीजिए। द्राक्षारिष्ट थोड़ा ज्यादा मात्रा में दीजिए, एक एक कप अगर दिन में 3 बार देंगे बहुत अच्छा फायदा होता है। 50-50 ml ज्यादा मात्रा में दीजिए। और ताप्यादि लौह 2-2 गोली दिन में 3 बार देंगे घृत के साथ। घृत का सेवन ज्यादा करना है तो अनार्थवता का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर अनार्थव है और मतलब मेंसेस नहीं आ रहे, एमेनोरिया की कंडीशन है और उसमें श्वेत प्रदर ज्यादा हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो इसमें हमें यह डायग्नोस करना चाहिए कि पांडु है कि नहीं है। क्योंकि पांडुता अगर रहेगी, शरीर में रस और रक्त धातु अच्छा से नहीं बन रहा है, जाठराग्नि मंद है और पांडु रोग है, पांडु रोग की सारी संप्राप्ति हो रही है, जैसे पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन हो रहा है, रात्रि जागरण हो रहा है, तो पांडुता अगर है तो हमें क्या करना है कि पांडु की चिकित्सा पहले करनी है। पांडु की चिकित्सा करने के बाद हम लोग को अपने आप ऐसा पता चलेगा कि श्वेत प्रदर का सिम्टम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद में प्रदर रोग के पेशेंट आते हैं जिसमें हैवी मेंसेस हो रहे हैं। प्रदर रोग पे तो मैं कल और अच्छा बताने वाला हूँ, अभी मैं नोट से बता रहा हूँ इसलिए प्रदर का टॉपिक बता रहा हूँ। तो उसमें कुटज घनवटी देंगे प्रदर में तो बहुत अच्छा फायदा होगा। बोलबद रस, कुटज परपटी, फिर कुटज घनवटी, फिर पतरंगासव और तंडुलोदक, मतलब चावल को भिगो दिया, पानी में रख दिया और फिर चावल फूल गया, फिर वह पानी में मिश्री डाल के और वह पीने के लिए दिया। तंडुलोदक से बहुत अच्छा फायदा होता है प्रदर रोग में। पुष्यानुक चूर्ण जो रहता है अच्छा क्वालिटी का अगर आपने दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। और त्रिफला या पंचवल्कल काढ़ा से धावन किया लोकली तो व्हाइट डिस्चार्ज भी ठीक होगा। अगर प्रदर रोग है तो त्रिफला का काढ़ा पीने के लिए दीजिए या पंचवल्कल का क्वाथ पीने के लिए दीजिए, तो वह कषाय रसात्मक है, कषाय रस की वजह से वह रक्त प्रदर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में अगर अनार्थव का भी पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो एक और योग बता रहा हूं, उसमें हमें क्या करना है कि रस पाचक, रक्त पाचक, पटोल इंद्रकुट के जो विषम ज्वर के जो काढ़े हैं, संतत ज्वर, सतत ज्वर, तृतीयक, अन्य दुष, चतुर्थक, ये जो विषम ज्वर के काढ़ा है उसको हम रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक बोलते हैं। तो वह काढ़ा का टैबलेट फॉर्म में आजकल मार्केट में मिल रहा है, महाराष्ट्र में, हमारे पुणे में तो मिल रहा है। तो वह अगर गोलियां दिया तो वह दीजिए। अग्नि प्रदीप्त करने वाली आरोग्यवर्धनी वटी, फिर मृद्विका रिष्ट, फिर अग्नि कुमार रस, अग्नि तुंडी वटी, आम पाचक वटी, आम पाचक काढ़ा, ऐसे आम का पचन करना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है और उसके साथ में रक्त का प्रसादन करना है। रक्त का प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाना है। तो इसके लिए दाड़िम दे दीजिए, ताप्यादि लौह दे दीजिए, स्वर्ण माक्षिक दे दीजिए। ऐसी दवाइयां देंगे ना तो रक्त धातु अच्छा रहेगा। और दूसरा वातानुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है, क्योंकि अपान वायु अगर रुकी है और अपान वायु रुकी है वो या तो मूढ़ वायु बन जाती है, बेवकूफ की तरह बैठ जाती है और उसके वजह से अनार्थवता का लक्षण आता है। या फिर और उसके वजह से और कॉम्प्लिकेशन होके ये होता है, पीसीओडी वगैरह हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है। तो मूढ़ वायु को निकालने वाला, रोज का रोज पेट साफ हो ऐसा दवाइयां देना है। दूसरा क्या है, विमार्गमन हो जाता है वायु का, तो हमें क्या करना है, वायु को निकालना जरूरी है। नॉर्मली रोज पेट साफ होना जरूरी है, इसलिए वातानुलोमक दवाइयां देनी है, रक्त प्रसादक दवाइयां देनी है और पाचन दवाइयां देनी है। और धातु पाचक जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद में और पाचन के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, अगर गर्भाशय को अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं, अवयवगत अगर वहां पे दोषों की दृष्टि है और वहां पे हमें पाचन करना है और अनार्तवता है, मतलब मेंसेस नहीं आ रहे हैं और आर्तव वह स्त्रोतस में अवरोध है, वहां पे मतलब स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है, संघ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, नागकेशर और मुस्ता, इसका आप फांट बना के दे दीजिए। मतलब गर्म पानी लीजिए और नागकेशर का चूर्ण 1 चम्मच और मुस्ता जो रहता है नागरमोथा वो 1 चम्मच डाल के दे दीजिए। तो इससे ना गर्भाशय का जितने भी दोष है ना वो पच जाते हैं और उसके बाद में मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि रक्त को प्रसादन करने वाली क्या दवाइयां हैं जो गर्भाशय से हम लोग फोकस करके दे रहे हैं कि वहां पे रक्त संचरण अच्छा हो, रक्त का प्रसादन हो और अच्छा रज बने, अच्छा मेंसेस रेगुलर है। तो रक्त प्रसादन के लिए सारिवा और मंजिष्ठा का आप लोग काढ़ा बना के दीजिए या फांट बना के दीजिए।
क्वाथ मेथड से क्वाथ बनाइए, या गर्म पानी में सारिवा 1 चम्मच डालिए, मंजिष्ठा 1 चम्मच डालिए। तो सारिवा मंजिष्ठा जो काढ़ा है उसे 100% रक्त का प्रसादन होता है। और फिर वातानुलोमन, अगर वायु का अनुलोमन करने के लिए कोई दवाइयां देनी है तो आप त्रिफला का चूर्ण दे दीजिए, त्रिवितलेहम दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए। ऐसा जब देंगे ना तो पाचन, रक्त प्रसादन और वातानुलोमन, ये तीनों चीज अगर सीक्वेंस से किया जाए तो अनार्तवता का जो प्रॉब्लम है, भले कोई भी पैथोलॉजी हो अंदर, मतलब पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पेशेंट का मेंसेस रेगुलर हो जाता है। मेंसेस रेगुलर हुआ तो अंदर जो भी संप्राप्ति बनी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है कि रजः परिवर्तनी वटी पे मुझे थोड़ा बोलना है। ये मैंने अपने सर के, जो सर हमारे बोलते हैं मराठी में, उसको मैं हिंदी में लिखते जाता हूँ। तो फिर वो मैं बता रहा हूँ आपको कि रजः परिवर्तनी वटी जो है ना, वो हर अनार्तव के पेशेंट को फायदा नहीं करती है। मतलब जो अमेनोरिया के पेशेंट में होता है कि मेंसेस नहीं आए और रजः परिवर्तनी वटी कॉमनली सारे वैद्य लोग दे देते हैं, डॉक्टर लोग दे देते हैं, वह गलत होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया ये पांडुता की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से होता है। और आपने उसमें रजः परिवर्तनी वटी दिया, रजः परिवर्तनी वटी में क्षार बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा तो हाइपर एसिडिटी होगा, फिर पूरे शरीर में विस्फोट, जैसे शुद्र कुष्ठ में एक बताया कि विस्फोट हो जाता है, स्किन में रैशेस आने लगते हैं। इसीलिए ना और बहुत ज्यादा रजः परिवर्तनी वटी अगर बॉडी में दिया तो उससे एक्सेसिव पित्त बनता है। तो वो पित्त बढ़ाना है आप लोगों को, मतलब आपके पास उम्मीद से कोई पेशेंट आ रहा है और आप उनका एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये चिकित्सा थोड़ी ना हुआ। आपको ये देखना है रजः परिवर्तनी वटी कब देना है, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हर एमेनोरिया के पेशेंट को रजः परिवर्तनी वटी मत दीजिए। उसके बाद में क्या होता है कि जब ना डेट के पहले अगर आ रहा है मेंसेस, मतलब जैसे किसी का 10 तारीख को मेंसेस आने का डेट है और वह आ जा रहा है 3 तारीख को, 7 दिन पहले आ जा रहे हैं, तो उसमें रजः परिवर्तनी वटी आप दे के और ऐसा सोच रहे हैं कि आगे वाला जो डेट है वो हम जल्दी निकाल दें, मतलब अगले महीने वो आए, उस टाइम पे है जब हमको चाहिए, तो ये नहीं होगा, रजः परिवर्तनी वटी से कभी भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या होता है कि तिल और गुड़, अब क्या है ना कि हम लोगों ने रस अच्छा बना दिया, रक्त अच्छा बना दिया, रस प्रसादन द्रव्य से पाचन कर लिया, गर्भाशय सब कुछ कर दिया। कुछ ऐसे द्रव्य चाहिए जो आर्तव जनन है, मतलब आर्तव को ज्यादा बनाते हैं बॉडी में, रस धातु अच्छा आ रहा है, रक्त भी अच्छा आ रहा है, लेकिन हमें आर्तव अच्छा बनाना है। उसके लिए तिल और गुड़ का काढ़ा बना के देना है, मतलब तिल को बॉईल करिए, उसका क्वाथ बनेगी, और गुड़ डाल के उसको बॉईल करिए और वह पीने के लिए देंगे, तो इससे ना मेंसेस बहुत अच्छा आता है। क्योंकि तिल को बताया है, एक तो बीज वाले चीज होते हैं, वह क्या करते हैं कि गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, फिर ये हो गया मंगरेला हो गया, ये सब क्या करते हैं, आर्तव जन, सौंफ हो गया, ये जो बीज वाले चीज रहते हैं ना, वह सब ना ओवुलेशन के लिए भी अच्छे रहते हैं, मेंसेस के लिए भी अच्छे होते हैं। इसलिए पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि ये लड्डू बनाते थे, मतलब मेंसेस अच्छा लाने के लिए, तो उसमें तिल डालते थे, गोंद डालते थे, जीरा अजवाइन वगैरह डाल के, और वह खिलाया जाता था, तो मेंसेस बहुत अच्छा होता था। इसलिए ना तिल और गुड़ का काढ़ा अगर देंगे तो वह आर्तव जनन होता है और आर्तव बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद में पीसीओडी के पेशेंट आते हैं, तो पीसीओडी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ, तो लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो लोग ज्यादा एनाल्जेसिक्स लेते हैं, मतलब पेन किलर लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ब्रूफेन ले रहे हैं, कॉम्बिफ्लेम ले रहे हैं, कोई भी सर दर्द वगैरह हो रहा है तो प्रोसिन ले रहे हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं, तो जो लोग एनाल्जेसिक्स ज्यादा खाते हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, तो उनको ना पीसीओडी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद में घर में अगर पेट्स हों, जैसे बिल्ली रखते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, या खरगोश पालते हैं, या घर में चूहे बहुत ज्यादा हों, या फिर छिपकलियां हों, तो उनके जो रोम गिरते हैं ना, तो वह हमारे शरीर में हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो अपने आप जाते रहता है, और उसकी वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम बढ़ता है। ये एक तो मतलब देखा गया है, ये मेरा ही नहीं, हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि जिनके घर में पेट्स रहते हैं उनके बॉडी में पीसीओडी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर अब क्या है कि सब लोग पेट्स रखेंगे सबको पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको पीसीओडी है
जो ऐसा डायग्नोस हो कि हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि कुछ दिन तक आप पेट्स नहीं रखिए, पेट से थोड़ा दूर रहिए, तो अपने आप वो पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व होने में सहायता होती है। उसके बाद में ये बहुत जरूरी जरूरी बात है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। अभी कभी कभी इरेगुलर मेंसेस आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या सिंपल सिंपल दवाइयां देते हैं तो मेंसेस शुरू हो जाता है। तो आरोग्य वर्धिनी बटी दे देते हैं खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले दिया तो अपान वायु पे काम करता है। फिर उसके बाद में गोमूत्र हरितकी दे देते हैं। फिर उसके बाद में शंखवटी देते हैं खाना खाने के बाद में, नींबू के साथ, अदरक के साथ और मधु के साथ। और आम पाचक काढ़ा रहता है, आम का पचन करने वाला काढ़ा। आम पाचक काढ़ा क्या रहता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि ना ये आप लोग को काम आएगा बहुत ज्यादा। आम पाचक काढ़ा जो है ना, उसमें कुटज है, धान्यक है, बिल्व है, मुस्ता है और चंदन है। मैं फिर से बताता हूँ, कुटज है, धान्यक है धनिया, बिल्व बेल, मुस्ता और चंदन। इसका आम पाचक काढ़ा के साथ अगर दिया तो आम का पचन होता है। और आरोग्यवर्धिनी, गोमूत्र हितकी, शंखवटी, ये सब दवाइयां दिया, मेंसेस अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनियमित रज होता है, मतलब आर्तव प्रवृत्ति जो रहती है अनियमित रहती है, इरेगुलर मेंसेस आते हैं। मतलब कभी 20 डेज का साइकिल हो रहा है, कभी 35 डेज का हो रहा है, कभी 40 डेज का हो रहा है। इरेगुलर जो रहता है उसमें जो चांदी का भस्म होता है, रौप्य भस्म, वो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और रेगुलर मेंसेस लाने के लिए क्या देना चाहिए, तो जो शतावरी का चूर्ण है वो खाना खाने के पहले देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा शंखवटी लेना है, प्लस गुड़ूची का सत्व लेना है। गुड़ूची सत्व, अमृता सत्व आता है, वह खाना खाने के बाद देना है। इससे ना रेगुलर मेंसेस हो जाता है। 3 महीना दीजिए, एकदम 100% गारंटी से अच्छा रिजल्ट हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि इरेगुलर मेंसेस होते हैं या ओलिगोमेनोरिया होता है, उसमें क्या क्या कॉजेज रहते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो अनीमिया के पेशेंट जो रहते हैं, मतलब जिसमें पांडुता रहती है, खून की कमी रहती है, उनको इरेगुलर मेंसेस होते हैं। फिर प्रेगनेंसी के टाइम में भी इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। फिर डायलिटेशन और क्यूरेटिंग बहुत ज्यादा कराया, मतलब गर्भाशय लेखन कराया, गर्भाशय विस्तृतीकरण, गर्भाशय मुख विस्तृतीकरण और लेखन, मतलब डीएनसी जो कराया, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग, ये फ्रीक्वेंटली हुआ बार बार, तो उसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस होते हैं। फिर अगर फाइब्रॉइड्स रहा, उसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस होते हैं। फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस अगर रहा तो इरेगुलर मेंसेस होते हैं। या थायराइड इम्बैलेंस रहा, टीएसएच वैल्यू ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म रहेगा, T3 T4 बढ़े रहेगा तो हाइपरथायराइडिज्म रहेगा। जो भी है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, उसकी वजह से भी इरेगुलर मेंसेस आते हैं। फिर ओबेसिटी, मोटापा जो है, जो संतर्पण जन्य व्याधि का एक मेन कारण है, कॉज है ओबेसिटी, स्थूलता, मोटापा के वजह से भी इरेगुलर मेंसेस आते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक तो ये सारे कॉजेज है उस पर ध्यान देना है। आ रहा है तो ग्रंथिरज होता है। इरेगुलर मेंसेस में अगर ग्रंथिरज हो रहा है, मतलब मेंसेस रुका हुआ है, और जब मेंसेस आ रहा है तो गांठ गांठ अगर आ रही है, क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं, तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, वातज प्रदर का जो चिकित्सा है वह देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और क्योंकि वातज प्रदर में भी ऐसा बताया है चरक संहिता में कि उसमें भी इरेगुलर मेंसेस आते हैं, मतलब कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी ज्यादा आ जाएंगे, कभी जो वॉल्यूम है आर्तव का वह कम रहता है, कभी बहुत ज्यादा रहता है। तो वातज प्रदर के तरह से हमने अगर ग्रंथिरज को ठीक किया, और ग्रंथिरज के साथ में वातज जैसे कटिशूल हो रहा है, श्रोणीशूल हो रहा है, फिर ग्रंथिल हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो हमें अगर वातज प्रदर की चिकित्सा किया, ऐसे कंडीशन में दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या होता है कि अगर पांडु रोग है और उसकी वजह से एनीमिक पेशेंट है और उनको ये हो रहा है, मतलब श्वेत प्रदर हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया, अगर ऐसा हो रहा है तो कॉटेज आदि शिलाजतु, जो पांडु रोगाधिकार में बताया है, वाग्भट में भी बताया है, चरक संहिता में बताया है, कॉटेज आदि शिलाजतु ये मार्केट में मिलता है, वह देने से बहुत फायदा होता है। उसके बाद में अगर डीएनसी किया हुआ है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग बार बार किया हुआ है, और उसकी वजह से गर्भाशय की दुष्टि हुई है, क्यूरेटिंग करना, बार बार करना, ये लेखन कर्म जो है ना, वो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम को हम ठीक कर रहे हैं, हम पूरा कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन यह वायु का प्रकोप करने का कारण होता है, उससे रुक्षता बढ़ती है। तो उसमें हमें क्या करना है, आयुर्वेदिक दवाइयां देनी है गर्भाशय का अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि दुष्टि हो रही है, वायु का प्रकोप हो रहा है, वायु का प्रकोप होगा तो पित्त का भी होगा, कफ का भी होगा, और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाएगा। तो उसको हमें ठीक करने के लिए देवदारवा रिष्ट,
और जिरकाद्य रिष्ट अगर दिया पेशेंट को, खाना खाने के पहले दिया, तो गर्भाशय की शुद्धि नेचुरल वे से हो जाती है और हमारी दवाइयों का साइड इफेक्ट भी नहीं होता जो डीएनसी से होता है। पीसीओडी के पेशेंट जब रहते हैं ना, तो भेदन दवाइयां देनी चाहिए, जैसे कुटकी दे दिया हमने, ताम्रभस्म दे दिया, कुमारी दे दिया, कुमारी असव दे दिया, और उसके साथ में गर्भाशय शोधन किया, तो पीसीओडी के पेशेंट में बहुत ज्यादा फायदा होता है। वहां पे भेदन दवाइयां देनी है। उसके बाद में पीसीओडी के पेशेंट आते हैं तो हमें रस धातु की दुष्टि, इस पे ध्यान देना है, गर्भाशय का दुष्टि है कि नहीं उस पे ध्यान देना है, अपान वायु की दुष्टि है कि नहीं उस पे ध्यान देना है। उसके बाद में अगर ना हमें ओवरीज को कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये इरेगुलर मेंसेस की वजह से या पीसीओडी की वजह से, तो वहां पे हमें पेशेंट को रक्त मोक्षण कराना चाहिए। पीसीओडी के पेशेंट में अगर हमने रक्त मोक्षण कराया जलौका लगा के, तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि गंदा खून निकल जाएगा, फिर अच्छा खून आएगा तो वह क्या करेगा, हीलिंग कर देगा, और पीसीओडी का जो गांठ है, सिस्ट है, वह भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद में पीसीओडी में क्या करना है कि अदरक को सिद्ध करना है, घृत में 3 बार सिद्ध करना है। 3 पाकी जो घृत रहता है अदरक सिद्ध किया हुआ, उसको नस से देना है। पीसीओडी में बहुत अच्छा फायदा होता है। और एएमएच बढ़ाना होता है, जैसे ये होता है प्री मेनोपॉजल सिम्टम होते हैं, मतलब लेट जिनकी शादियां हो रही हैं और जिनको ना ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वंध्यत्व है, तो उनको अगर अदरक सिद्ध घृत का नस से दिया जाए तो एमएच वैल्यू बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि अदरक जो रहता है ना वो स्टिमुलेशन देता है, तो हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा होने लगता है। पीसीओडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, डॉक्टर लोग जो देते हैं वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। हम लोग अगर अदरक सिद्ध नस से देंगे तो सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल ठीक हो जाता है। इसके बाद में और भी बताने के लिए तो बहुत सारा है, मैं कुछ एक टॉपिक और बताता हूँ फिर हम लोग रुकेंगे। अगर ना कष्टार्थव के पेशेंट आ रहे हैं, मतलब डिसमेनोरिया के पेशेंट आ रहे हैं, तो प्रवाल पंचामृत अगर आपने दिया, वो भी गोदुग्ध भावित जो रहता है, अर्क क्षीर भावित नहीं देना है, गोदुग्ध भावित अगर प्रवाल पंचामृत दिया, या आप लोगों के पास दूध पापेश्वर कंपनी का आता है या कोई भी कंपनी का आता है, तो आप लोग गुलकंद के साथ दीजिए या तंडुलोदक के साथ दीजिए, तो कष्टार्थव के जो पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, मतलब पेन ठीक हो जाता है। उसके बाद में शतावरी देना है, शंख भस्म देना है और गुड़ुचि सत्व देना है, तो इससे पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ग्रंथि रज है वह ठीक हो जाता है। उसके बाद में कष्टार्थव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेंसेस के सारे प्रॉब्लम अगर कोई दवाई ठीक करता है तो शतावरी है, शंख भस्म है, अमृता सत्व है, यह देंगे तो 90-95% मेंसेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में सुतिका अवस्था में जो गर्भाशय शुद्धि करना है, तो उसमें जिरकाद्य रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, स्तन्य का भी शुद्धि करता है, मतलब मेंस अगर दूध जो आ रहा है लैक्टेटिंग मदर का, वह दूध खराब आ रहा है, उससे बच्चे को वो उल्टी वगैरह हो रही है, पच नहीं रहा है, तो स्तन्य की दृष्टि हम लोगों ने पढ़ा है कौमार भृत्य में, तो जिरकाद्य रिष्ट जो है वह अच्छा करता है, गर्भाशय की भी शुद्धि करता है, मेंसेस भी अच्छा लाता है, प्राकृत रज की उत्पत्ति करता है, और जो मेंसेस आने के टाइम पे पेन हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है मेंसेस के टाइम पे, उसको जिरकाद्य रिष्ट अच्छे से ठीक कर देता है। जिरकाद्य रिष्ट मार्केट में मिलता है, जीरा से बनाया हुआ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में दशमूला रिष्ट जो रहता है, अगर जिरकाद्य रिष्ट नहीं काम कर रहा है तो दशमूला रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। जो डिसमेनोरिया के पेशेंट आते हैं उनको आप देखिए बहुत अच्छा फायदा होगा। उससे भी और अच्छा दवाई रहता है तो देवदारवा रिष्ट और कार्पास मुलासव। अगर दशमूला रिष्ट से, जिरकाद्य रिष्ट से, दशमूला रिष्ट से काम नहीं हो रहा है तो आगे की अच्छी दवाई है देवदारवा रिष्ट। और अगर देवदारवा रिष्ट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो कार्पास मुलासव, मतलब जो कॉटन का पेड़ होता है उसका जो मूल होता है उससे बना के आसव बनता है, पुणे के मार्केट में मिलता है कार्पास मुलासव, वह अगर देंगे ना तो वो अच्छे से गर्भाशय की शुद्धि करता है और डिसमेनोरिया का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला दवाई है, 1 नंबर का दवाई है जिरकाद्य रिष्ट। उससे बड़ा वो अगर काम नहीं कर रहे तो दशमूला रिष्ट अच्छा काम करेगा, वह अच्छा काम नहीं कर रहा तो देवदारवा रिष्ट, वह काम नहीं कर रहा तो कार्पास मुलासव। इस तरह से हम लोग अगर दवाई देंगे सिवियरिटी के हिसाब से पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके बाद में अशोका रिष्ट क्यों देना है, तो अशोक जो रहता है वह गर्भाशय को, उसके जो मसल्स हैं उसको वो टोन देता है, मतलब अच्छा स्ट्रांग बनाता है, तो जिसको रक्त प्रदर वगैरह हो रहा है या गर्भाशय लूज पड़ा हुआ है अंदर तो उसको वो बल देता है, बल देने का काम अशोका रिष्ट होता है। फिर यह अशोका रिष्ट जो रहता है वह मेंसेस अच्छा करता है, गर्भाशय का जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल जो शारीरिक क्रिया है
क्रियात्मक जो कार्य रहते हैं वह काम को मेंटेन करता है, इसलिए अशोकारिष्ट का काम होता है। उसके बाद में अशोकारिष्ट जो होता है वो हर तरह की स्त्रियों को दिया जा सकता है, छोटी बच्ची को भी दिया जा सकता है, युवा जो युवती है उसको भी दिया जा सकता है, मेनोपॉज हो गया उसको भी दिया जा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है, सुतिका को भी दिया जा सकता है, प्रसूता को भी दिया जा सकता है, मेनोपॉजल सिम्टम होने के टाइम में भी दिया जा सकता है, ओल्ड लेडी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये गर्भाशय को बल देता है और बहुत अच्छा दवाई है। अशोकारिष्ट का साइड इफेक्ट कभी नहीं होता, तो इसलिए अशोकारिष्ट सबको दिया जा सकता है। फिर कुमारी आसव जो रहता है, कुमारी आसव जो रहता है वो भेदन कार्य करता है, मतलब मल की शुद्धि करता है। लेकिन कुमारी आसव के लिए ये नियम है कि 3 महीना देके फिर ब्रेक देना चाहिए, 10 दिन फिर से देना चाहिए, नहीं तो कुमारी आसव कंटिन्यू देंगे तो पाइल्स होता है या ब्लीडिंग पाइल्स होने का डर रहता है। भेदन कार्य करता है, यकृत को उत्तेजना देता है। अभी जो बाबा रामदेव का जो आ रहा है पतंजलि का एलोवेरा जूस वगैरह, कुमारी और आंवला का, उसका ना साइड इफेक्ट हो रहा है, उससे ना ब्लीडिंग पाइल्स के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में। तो इसलिए कुमारी का नियम यह बताया है आयुर्वेद के ग्रंथों में कि 3 महीना दे के फिर ब्रेक देना है, फिर उसको फिर दे सकते हैं। और जो पेशेंट रहते हैं जिनकी यकृत की दुष्टि हुई है या फिर मलावष्टम्भ है, उदावर्त है, कामला रोग है, पांडु रोग है या हिस्ट्रिया है, मतलब योशा अपस्मार जो बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, या जो अपस्मार होता है गर्भिणी को जो होता है या प्रसूता को जो अपस्मार होता है, उनको अगर देंगे ना तो ये कुमारी आसव का बहुत अच्छा रोल रहता है। फिर ओवुलेशन के लिए, मतलब अगर ओवुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो हम लोग लता करंज और शुंठी अगर चूर्ण देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अदरक सिद्ध घृत का नस्य दे सकते हैं। मरीच जो रहता है काली मरीच वो खाना खाने के पहले देना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ओवुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। फिर पुष्प धनवा रस जो रहता है उससे बहुत अच्छा तरह से ओवुलेशन होता है। फिर स्फटिक 5 ग्राम लेना है। उदुम्बर जो गुलर का चूर्ण रहता है, पंचांग या गुलर के फल जो कच्चा फल होता है उसका चूर्ण बना लीजिए, वह 20 ग्राम देना है। और अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म 1 ग्राम। और अदम्बर जो त्वचा रहती है, छाल रहता है, वह 20 ग्राम। फिर से बताता हूँ, स्फटिक चूर्ण 5 ग्राम, अदम्बर फल के साथ जो गुल्लर का फल का चूर्ण रहता है वो 20 ग्राम, और ये सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म 1 ग्राम और औदुंबर फल 20 ग्राम, इसके साथ देने से ना ये ओवुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं ओवुलेशन के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को जो जो मेरे पास अभी नोट्स में है ये बुक में, वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नोटबुक में है वह मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर ओवुलेशन पे चाहिए मैं बहुत सारे योग बता सकता हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है कि पांडु रोग होता है और गर्भाशय में शिथिलता होती है, कभी कभी ना स्तन प्रोलैप्स वगैरह हो जाता है या शिथिल हो जाता है गर्भाशय, तो उसमें रोहित का रिष्ट बहुत अच्छा काम करती है। फिर त्वचा रोग रहे और गर्भाशय की विकृति रहे, स्किन में रैशेज रहे या कुष्ठ रोग रहे, तो खदीरा रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी अनओवुलेशन रहता है, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, तो उसमें खदीरा रिष्ट देंगे तो वह त्वचा रोग को भी ठीक करती है, अनओवुलेशन को भी ठीक करती है, स्थूलता को भी ठीक करती है, इसलिए खदीरा रिष्ट का यूज करना चाहिए। उसके बाद में तिल और गुड़ जो है वो आर्तव को आर्तव जनन है, मतलब मेंसेस का फ्लो ना अच्छा कर देती है। जिसको अल्प ये हो रहा है, मतलब मेंसेस का ब्लड जो है वो एक ही दिन आता है या 2 ही दिन आता है और फिर बंद हो जाता है, तो उनके लिए हम लोग अगर तिल और गुड़ देंगे और उसके साथ में और दवाइयों में जैसे ताप्यादि लो देंगे, नवायस लो देंगे, दाड़िमा वाले ये सब दवाएं देंगे, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, ये सब दवाइयां देंगे और तिल और गुड़ देंगे ना, तो आर्तव अच्छे से 5 दिन तक आने लगता है, मतलब वो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है आर्तव का। उसके बाद में ओवा का साइज जो रहता है कभी कभी बहुत छोटा रहता है, उसका साइज अगर बढ़ाना है, नॉर्मल करना है, क्योंकि ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं जिसमें ओवा का साइज ही अच्छा नहीं रहता, तो उसमें द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव या अशोकारिष्ट अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और गर्भाशय की, इससे क्या होता है, द्राक्षारिष्ट से खाना खाने के पहले देना है अपान वायु पे, तो इससे क्या होता है कि गर्भाशय की अग्नि जो रहती है वो प्राकृत हो जाती है। हर अवयव की अग्नि रहती है, जैसे पुरुषाशय जो रहता है उसकी शोष्यमान्य वहनी बताइए, ब्रेन की मेधाग्नि रहती है, ऐसे गर्भाशय की भी अग्नि रहती है जो वहां का कार्य को अच्छा करती है। तो उसके लिए द्राक्षारिष्ट है, द्राक्षासव है, अशोकारिष्ट है, ये अगर देंगे तो ये धात्वग्नि लेवल पे काम करता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेंसेस बंद ही हो जाते हैं, मतलब नष्ट आर्तव बोलते हैं उसको, मेंसेस एज नहीं हुआ है और मेनोपॉज का टाइम नहीं हुआ है लेकिन उनको मेंसेस बंद हो जाते हैं,
तो उसको नष्टार्थ बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है कि नष्ट शुक्र की चिकित्सा देनी है। दूसरा उसमें ये देना है, यापनावस्ती देना है, फिर नष्ट पुष्पांतक रस देना है, फिर पुष्प धनवा रस फल घृत के साथ देना है। और नष्ट पुष्पांतक रस अगर देंगे, मार्केट में मिलता है बैद्यनाथ वगैरह का, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, नष्ट पुष्पांतक रस और ये फल घृत वगैरह देंगे तो मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं। कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको 5-6 साल मेंसेस ही नहीं थे, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि आपको 30 साल में ही मेनोपॉज हो गया है। लेकिन जब हमने ये सब दवाएं दिया, मेंसेस रेगुलर आने लगा और वो प्रेगनेंसी भी रह गई। तो इसलिए नष्ट आर्तव के एलोपैथी ने डायग्नोस किया मेनोपॉज, लेकिन हमारे हिसाब से वो मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं रहते हैं। हम लोग अपनी दवाइयों से रसायन, ब्रियान, बस्ती और घृत, स्नेहपान ये सब करके ये हम लोग मेंसेस ला सकते हैं, जब तक उसका नॉर्मल एज है तब तक। फिर अनार्तवता जब रहती है, एमेनोरिया वगैरह रहता है, तो उसमें आर्दव का अभाव रहता है गर्भणी अवस्था में। तो हमें ना अवस्था देखनी है, कभी कभी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, कभी कभी मेदावृतवात मतलब मोटापा ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है, कफ के आवरण की वजह से होता है। ऐसे कंडीशन के हिसाब से दवाइयां देनी चाहिए, एक कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी हम लोग अगर आगे के लेक्चर में और डिस्कस करते जाएंगे केसेस वगैरह, तो आप लोगों को मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। क्योंकि ना बहुश्रुतम होना चाहिए, वैद्य को ना बहुत सुनने होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है बहुश्रुतम, बहुत अभ्यास करना चाहिए। तो हमें ना बहुत सारा चीज फिर क्लियर होता है। और ऐसा बताया कि संभाषा बुद्धिवर्धनानम श्रेष्ठा, जो डिस्कशन होता है ना, संभाषा बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ होता है। तो अभी 4 बजे जो ये लेक्चर हो रहा है क्लिनिकल एस्पेक्ट का निगम सर के साथ, उसमें मैं आ जाता हूँ जूम पे, आप लोग भी आ जाइए, फिर हम लोग वहां मिलते हैं, तो हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। 4 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम।